So come to the next topic. Now next topic is that is a public corporation. That is the second form of the public sector enterprises. So second form of the public sector enterprises is a public corporation or a statutory corporation. So what is the meaning of this? Come to this point. A statutory corporation is a body corporate formed by the special act of the parliament or by the central or state legislature. मतलब ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन जो फॉर्म हो रहा है ये एक फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट द्वारा फॉर्म किया जा रहा है बाय द पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब ये जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी एक्ट द्वारा ये पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म हो रहा है. यस, इट इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. Its power, object, limitation, etc. are decided by the act of legislature. मतलब ये fully controlled by the government है. इसकी जो भी पावर हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो पूरा इन द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पूरा एक एक्ट में दिखाया जाता है कि जो रूल्स बनाया जा रहा है टोटली फॉलोड बाय द पब्लिक पर्पस. मतलब पार्लियामेंट द्वारा जो एक्ट रूल्स बनाया जाएगा इस कंपनी को फॉर्मेशन में, मतलब क्या फॉर्म में किस प्रोसेस में का, ये टोटली एक पार्लियामेंट में एक्ट द्वारा पास हो जाएगा तभी ये इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा. तो इसके लिए अलग से कुछ ये नहीं करना. तो ये होता है इसमें ऑलरेडी जब पार्लियामेंट जब ये एक्ट को पास कर दिया द पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म हो जाएगा. क्लियर? सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय द स्पेशल, मतलब ये स्पेशल एक्ट द्वारा फॉर्म किया गया गवर्नमेंट द्वारा. मतलब ये ड्यूरिंग द टाइम द बजट सेशन और जो भी होता है ये एक्ट फॉर्म हुआ जाता है. जब ये एक्ट पास हो गया द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज फॉर्म. क्लियर? तो द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी. ये अपना अलग इनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. मतलब ही कैन परचेज देयर ओन प्रॉपर्टी आल्सो, मतलब अपना एक अलग सा पहचान, अपने से वो कुछ भी एसेट्स खरीद सकते हैं. क्लियर टॉपिक? दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर, दैट इज द पब्लिक कॉर्पोरेशन. So let's come to the meaning of the public corporation. What is the meaning of the public corporation or a statutory corporation? So a statutory corporation is a body corporate which is formed by the special act of the parliament. मतलब एक statutory corporation किस तरह से formed है? By the special act passed by the parliament or by the central or the state legislature. Central और state legislature और parliament द्वारा जो act पास किया जाता है उसको हम लोग स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं. इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट में मतलब जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगता है गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट द्वारा पाया जाता है, मिलता है. क्लियर? इट्स पावर, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन एक्सेट्रा आर डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब इस कॉर्पोरेशन का जो भी पावर हो, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पूरा लेजिस्लेचर द्वारा डिसाइड किया जाता है. क्लियर? एज दिस एज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑलरेडी हैव अ कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट बट इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मीन्स पब्लिक कॉर्पोरेशन वाज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका एक अपना अलग पहचान है. दे कैन परचेज देयर ओन प्रॉपर्टी, मतलब अपना एसेट परचेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल गवर्नमेंट कंट्रोल में हो लेकिन आप कुछ, लेकिन इसमें इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग the corporation does not have separate legal entity, but in the public corporation they have a separate legal entity. ये अपना assets कुछ परचेज कर सकते हैं. क्लियर? और क्या होता है? As it was the decision control as the public corporation fully controlled by the government, the public corporation can take a own decisions regarding the बिजनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन खुद भी डिसीजन ले सकता है. अगर उनको लग रहा है कि हमारा कंपनी लॉसेस में रन करना है तो वो अपना डिसीजन ले सकता है कि हमको क्या डिसीजन लेना है. अगेन इट एज द फाइनेंशियल नीड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दिस कॉर्पोरेशन इफ दे नीड द फाइनेंशियल हेल्प दे कैन आल्सो रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक. मतलब वो अपना लोन भी पब्लिक से ले सकता है. मतलब आज गवर्नमेंट से फंड्स तो मिलता है. सपोज तो कॉर्पोरेशन को लगता है कि हाँ नहीं मुझे और फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो दे कैन इशू द शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो और लोन्स फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो. तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है जिसका फुल्ली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट क्या है, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस वो अपना फॉलो करता है, वो अपने तरीके से कंपनी कॉर्पोरेशन को रन करता है. सम ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर Indian Airlines, SBI,
LIC, SBI means State Bank of India, Life Insurance Corporation, and Food Corporation of India, etc. These are the some companies which are come under the public corporations. Clear? You should remember the names of the companies which are comes under the departmental undertaking and the public corporations and the government company. Clear? So this is the meaning of the public corporations, which are the corporate which are formed by the act of the parliament. मतलब जो act द्वारा parliament से form किया जा रहा है उसे हम लोग public corporations कहा जा रहा है. Now come to the features of the public corporation. What is the features of the public corporations? It is created by the act of the parliament or the central or state legislature. मतलब ये corporation किसके द्वारा क्रिएट होता है? पार्लियामेंट में जो एक्ट पास होता है उसके द्वारा क्रिएट होता है. सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा ये पब्लिक कॉर्पोरेशन क्रिएट होता है, मतलब फॉर्म होता है. मतलब जब तक ये एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं होगा हम ये पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म नहीं कर सकते. और ये जो एक्ट क्यों पास होता है, इसमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पावर्स जो लिमिटेशन है ऑलरेडी इसमें डिसाइड कर दिया जाता है. मतलब जो पावर्स है आपको इतना पावर्स दिया जाए ये सब ऑलरेडी इस एक्ट में डिसाइड कर दिया जाता है. सो इट इज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन. सेकंड फीचर, द पावर, ऑब्जेक्टिव एंड द लिमिटेशंस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली. I have already said that what is the power, act, objective और limitations of the public. जो भी डिसीजन रिगार्डिंग द पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब क्या ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव है, सर्विस मोटिव है, कितने आपको इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब ये सब चीज ये एक्ट में ऑलरेडी डिफाइन कर दिया जाता है पब्लिक कॉर्पोरेशन से. क्लियर? तो एक्ट हैज ऑलरेडी डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव, पावर्स, लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन. क्लियर? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मीन्स द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन परचेज देयर ओन पर्सनल प्रॉपर्टी और एसेट. मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी एसेट भी खरीद सकता है. एज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है लेकिन वो ऐसा भी उसका अपना भी एक अलग पहचान है. सेपरेट लीगल इट गेट इनकॉर्पोरेटेड व्हेन एक्ट इज पासेस इन द पार्लियामेंट. इट गेट इनकॉर्पोरेटेड मीन्स मतलब जैसे ही एक्ट पास हो जाता है इसका इनकॉर्पोरेशन मतलब स्टैब्लिश हो गया, मतलब ये कंपनी बन गया. मतलब ये इसमें और उसके फर्दर प्रोसीड्यूर्स नहीं करना है. कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, कमेंसमेंट स्टार्ट है, वो नहीं. जैसे ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया इनका इनकॉर्पोरेशन मतलब अब अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो. क्लियर? अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाया था स्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने पढ़ाया था ना फॉर्मेशन में प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट. तो एक्ट जैसे ही पार्लियामेंट में पास हो रहा है हमारा ये पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म हो जा रहा है. क्लियर? मतलब स्टार्ट हो गया. इट इज अ मैनेजरियल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. अगेन हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर एज अ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा था. यहाँ से जितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे इसका पब्लिक कॉर्पोरेशन के वो गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा. क्लियर? द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स of recruitment and a salary for its own staff. Now, this is the main important point for the features of the public corporation, that here the public corporation has its own rules for the recruitment. मतलब वो अपना स्टाफ अपने तरीके से रिक्रूट करेगा. ऐसा नहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था जैसे सिविल सर्वेंट का जॉब रिक्रूटमेंट होता उस तरह से होता था. लेकिन यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन में वो अपना रूल्स और रेगुलेशन द्वारा एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है, अपनी तरह से सैलरी देगा. इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि आप हमारे प्रोसेस से रिक्रूटमेंट करो, हम जो सैलरी देंगे वही देना. यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगा कि आपको क्या सैलरी कितना देना है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, स्टाफ को कितना देना है, और वो अपने रूल्स रेगुलेशन से मतलब जो वैकेंट जॉब का पोजीशन खाली था वो अपने तरीके से उस वैकेंट जॉब पोजीशन को रिक्रूट करते हैं. मतलब अपने तरीके से टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, सब उनका रूल्स फॉलो होता है. क्लियर? तो दिस इज द अनदर फीचर्स दैट द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड द सैलरी ऑफ द स्टाफ decided by the public corporation. Here the government does not interfere in this, whether you have to employ by the civil servant or other way. Clear? So these are the features of the public corporation.
Now come to the next topic, that is the merit of the public corporation or statutory corporation. तो मेरिट में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज दिस corporation was fully controlled by the government, but they have separate legal entity. मतलब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग पावर्स, वो अपना रूल्स रेगुलेशन खुद फॉलो करे. ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो मैनेजिंग पावर्स है वो अपना ऑटोनॉमी वो खुद करता है, उससे किसी का गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है. क्लियर? मतलब एक्ट गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया है, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो किया जाए वो पब्लिक कॉर्पोरेशन में. तो मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हियर देयर इज नो इंटरफेरेंस रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, जो भी डिसीजन लेना वो खुद वो लेंगे, वो कॉर्पोरेशन द्वारा लिया जाए. सो हियर देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन. क्विक डिसीजन as there is no files required to submit in the government. मतलब गवर्नमेंट के पास ज्यादा फाइल्स डॉक्यूमेंट्स हम लोग को नेसेसरी नहीं कि हर फाइल डॉक्यूमेंट्स हम लोग को सबमिट करना है, तो वो भी एक है. हम लोग को एज अ मैनेजर पे सबको नहीं लाना है कि एक साथ सब बैठ के मीटिंग है तो हम लोग को डिसीजन लिया. तो यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन अपना डिसीजन खुद लेना है. एज अ मैनेजर्स मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं. यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस न होने से हम कोई डिसीजन भी ले सकते हैं एज कम्पेयर टू द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करने से हमारे कोई डिसीजन मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस न होने से और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है. तो देयर इज अ क्विक डिसीजन आल्सो हेल्ड इन द public corporation. Here, service motive. Here, already in the act was passed by the main motives of the public corporation to serve the public interest. मतलब एक्ट में ऑलरेडी सर्व कर दिया जाता है कि हम लोग एज अ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्म कर रहे हैं. ये अलग बात है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, ये प्रॉफिट तो अर्न करना है, लेकिन एज अ पब्लिक इंटरेस्ट को देख के प्रॉफिट अर्न करना है. तो हेयर द मेन मोटिव इज सर्विस मोटिव टू सर्व द पब्लिक. और पब्लिक इंटरेस्ट पर हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन को रन करें, मतलब ऐसा न करें कि हमको पब्लिक को हार्म पहुंचाते हैं. मतलब हम लोग पब्लिक है, मतलब यहाँ पर देखो जैसे हमने बता रहे एग्जाम्पल LIC FSI, यहाँ पर हम लोग पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट भी ज्यादा दे रहे हैं. इससे हम लोग क्या रहा है, हम लोग को बेनिफिट्स मिल रहा है. SBI में भी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, एयरलाइंस इंडिया एयरलाइंस ये तो प्लेन्स में उसमें भी हम लोग को सर्विस मोटिव, हम लोग को आज सर्विस मोटिव मतलब हम लोग को पब्लिक इंटरेस्ट पर हमारा एक कॉर्पोरेशन सेटअप है ताकि हम लोग को बेनिफिट्स मिल सके, हम लोग सोसाइटी को पब्लिक को सर्व करते हैं. प्रॉफिट अर्निंग का है क्योंकि बिना प्रॉफिट से हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाया, लेकिन मेन मोटिव क्या है, सर्विस टू द पीपल, मतलब पब्लिक का सर्विस करना. क्लियर? तो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन, दैट इज द सर्विस मोटिव. एफिशिएंट स्टाफ. एफिशिएंट स्टाफ यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? एफिशिएंट स्टाफ में क्या है, यहाँ पर द पब्लिक कॉर्पोरेशन सेट्स इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द स्टाफ. मतलब वो अपना रूल्स रेगुलेशन स्टाफ के है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स रेगुलेशन जो एफिशिएंट स्टाफ हम लोग दिया जा रहा है. और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी सीनियरिटी पर आपका प्रमोशन किया जा रहा है, वहाँ पर एफिशिएंटली आपका वर्क को देखकर आपको वर्किंग कंडीशन देखकर आपका प्रमोशन किया है. तो यहाँ पर हम लोग को एफिशिएंट स्टाफ भी पब्लिक कॉर्पोरेशन में दिखा जा रहा है. मतलब वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल जॉब्स वेर गिवन टू द पब्लिक कॉर्पोरेशन. क्लियर? जैसे क्लर्क अकाउंटेंट का जॉब SBI बैंक में है तो उसका सिलेक्शन बहुत ही टफ होता है, उनका बहुत अलग गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से अलग है. तो यहाँ पे एफिशिएंट स्टाफ भी रिक्रूट हो रहे हैं जिससे हमारा वर्किंग प्रोग्रेस भी अच्छा शो कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर उन लोग को लग रहा है कि हमको कुछ अलग से मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वो अपना बोर्ड अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी अप्लाई करें. तो यहाँ पर एक अलग तरीके से एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हमारा बन रहा है कि जो उस लायक है उसको हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंटर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बन रहा है. आज हमारा एम्प्लॉई अच्छे वेल ट्रेंड एम्प्लॉई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉय, तो एक हमारा एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट बन रहा है जिससे हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो कॉर्पोरेशन है स्मूथली रन कर रहा है. क्लियर?
So come to the demerits of the public corporation. The demerits of the public corporation, what is the autonomy on paper only. Autonomy in the paper mainly as the public corporations shows that there is no interference of the government on the papers only. मतलब एक्ट में ऑलरेडी पास करते रहते गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता पब्लिक कॉर्पोरेशन, बट एक्चुअली दे आर टोटली इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर. मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन में टोटली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है. यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होता है डिसीजन लेते हैं, लेकिन एज अ शो किया जाता है कि the ministers are not interferes in the public corporation, but actually the political parties are totally interferes in this डिसीजन. मतलब इनका पूरा इंटरनल मैनेजमेंट पर पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन रहता है. ये एज अ शो किया जाता है कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज लोग इंटरफेयर नहीं ले रहे हैं, मिनिस्ट्रीज लोग इंटरफेयर ले, लेकिन नहीं, एक्चुअली अंदर से वो पूरा इंटरनल मैनेजमेंट वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और बाय द पॉलिटिकल पार्टी और द मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट. क्या तो ऑटोनॉमी ऑन द पेपर, मतलब पेपर्स में ओनली शो किया गया है कि वी आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द पब्लिक कॉर्पोरेशन. क्लियर. नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव. लैक ऑफ इनिशिएटिव एज दिस कॉर्पोरेशन डज नॉट शो द कॉम्पिटिशन अमंग द वर्कर्स. मतलब कॉम्पिटिशन दूसरे कंपनी से नहीं करते हैं, तो देयर इज नो यूज टू इंक्रीज द प्रॉफिट और रिड्यूस द लॉसेस. मतलब इस कंपनी को अपनी प्रॉफिट भी नहीं बढ़ाना है और लॉसेस कोई नहीं दिया. एज द रिड्यूसर्स ऑफ लॉसेस फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट विच इज गुड फॉर द गवर्नमेंट. मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रहा है गवर्नमेंट, लॉस हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लैक ऑफ इनिशिएटिव, यहाँ पर एम्प्लॉय को इनिशिएटिव, यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव होता है, तो वर्कर्स का अच्छा प्रोडक्शन के तो प्रॉफिट अच्छा होगा. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट इंक्रीजिंग का मोटिव भी नहीं रहता है. अगर लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट बढ़ाना नहीं है. इससे क्या है, जो हमारा एम्प्लॉय को एंकरेज मिलता है वो नहीं मिला, कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह से हमारा लैक ऑफ, मतलब एम्प्लॉय में कॉम्पिटिशन भावना नहीं आ रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट अर्न करना है. So this is another disadvantage of the public corporation. Lack of initiative among the employees also shows in the public corporation. Rigid structures. Rigid structures, as this public corporation is formed by the act of the parliament. तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट द्वारा एक्ट बनाया उसके द्वारा ही हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है. तो दे जो रिजिड स्ट्रक्चर, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते. रिजिड मतलब स्टैग्नेट, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर बना दिया है उसी को हम लोग को वर्क करना, उससे बियॉन्ड हम लोग को वर्क नहीं है. सो देयर इज रिजिड स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आल्सो. मतलब जो रूल्स रेगुलेशन बना दिया गया एक्ट द्वारा उसी से फॉलो करना, उसको अपना चेंज नहीं कर सकते. ओनली डिसीजन हैज टू टेकन बाय द रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड द स्टाफ. इसमें सिर्फ अपना पब्लिक कॉर्पोरेशन अपना इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन जो हमारा पहले से फॉर्मेशन बना दिया है, जो पावर है, इंटरेस्ट है, वो चीज नहीं चेंज हो सकता. सो दिस आर रिजिड स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आल्सो. अनफेयर प्रैक्टिस here against means if the company is learned losses or due to the inefficiency of efficiency of the management, then the company can charge high prices to the public to earn the profit. मतलब अगर कंपनी को लगा कि हम बहुत ज्यादा लॉस में है और हमको मिनिस्ट्री को जवाब भी देना है कि हमने क्या किया, तो वो अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब उस समय वो एज हाई प्राइसेस चार्ज करके अपनी कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव में कर सकता है, ताकि वो मिनिस्ट्री को जवाब दे कि हाँ हमारी कंपनी से हमको इतना फायदा मिला, मतलब कॉर्पोरेशन से प्रॉफिट मिला. तो यह द अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब वो अनफेयर प्रैक्टिस में जब चाहे कोई अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज कर सकता है, ताकि पब्लिक कॉर्पोरेशन अपने वो पार्लियामेंट को जवाब दे सके कि हमने क्या किया है. क्लियर. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक, द थर्ड टॉपिक, दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी. नाउ व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? Government company means it refers to that public enterprise which has a minimum of 51% of the paid up capital in the name of the central or the state government, or partially by the central and the partially won by the more or state government. Means here the company which is formed by the government must have to acquire 51% of the shares of the capital. अगर गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म कर रहा है तो उसको लिए गवर्नमेंट को एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स को उसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर होना जरूरी है, तभी वो कंपनी का ओनरशिप एक्वायर कर सकता है.
So here the company must have acquired the 51% of the paid up capital in the name of the central or the government. मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर वो 51% शेयर होल्डर एक्वायर कर रहा है. समटाइम्स क्या था, कभी काल होता है कि गवर्नमेंट फुल्ली 51% शेयर कर रहा है, कभी कभी पार्शियली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है और कुछ स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पार्शियली बाय द सेंट्रल और पार्शियली द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जब अगर फुल्ली ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप रहेगा तो उसमें 50 दोनों का पार्टनरशिप का शेयर्स, मतलब कुछ पार्टनर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर्स रहेगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट. तो हियर द कंपनी which government company which is run by the government must acquire 51% of the shares from the total shares. Yes, to manage the owners, to get the ownership and to manage and control the whole company. मतलब अगर 51% ये कंपनी का रूल्स है, अगर if you have get 51% of the shares then the whole company will be managed and controlled by that 51% of the shares person who has acquired the 51% of the shares. मतलब जो मैक्सिमम शेयर होल्डर एक्वायर कर रहा है then he will become the owner of that company. So here the government must acquire 51% of shares to manage and control the whole business of the company. Yes, तो गवर्नमेंट कंपनी करना है जिससे गवर्नमेंट का 51% शेयर्स रहेगा, जिससे वो पूरी कंपनी को मैनेज, मतलब जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा, उसके हैंड में पूरा पावर्स रहेगा. क्लियर? सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द government companies that Hindustan Machine Tools, Well, Bharat Heavy Electrical Limited, Coal India Limited, and many more. Yes, so these are some of the examples of the government companies. So come to the next point, that is the features of the government company. Features of the government company, that is the first is the registration. Here again the government company must be registration under the Company Act of 1956 or 2013. Here the government company is to need to registration under the Company Act. मतलब कंपनी को, आपको गवर्नमेंट कंपनी को आज रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट में तुमको विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी विल बी नॉट इन्वॉल्व. मतलब आपको जब तक जो भी स्टेज है फॉर्मेशन कंपनी का वो फॉलो करना है, एंड ही हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट ऑफ 2013. क्लियर? Ownership. Ownership means here as the government company, as the government own the 51% of the shares, so the whole control and management, the ownership is given in the hands of the government company. मतलब ownership यहाँ नाम किसका रहेगा? गवर्नमेंट कंपनी. क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 51% ऑफ शेयर्स एक्वायर कर रहा है कंपनी का. क्लियर? सो द ओनरशिप इज ऑल्सो बिलोंग टू द गवर्नमेंट कंपनी. द ओनरशिप में क्या, जो ओनर्स है कंपनी का ओनर कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा. तो ओनर जो रहेगा वही पूरा डिसीजन लेगा, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है, वो किस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज बोरोइंग करना है तो कैसे करेगा, कौन सा शेयर इश्यू करेगा, वो पूरे गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर? सो द ओनरशिप इज फुल्ली मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट, दैट इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट अगेन हियर the boards of directors who are appointed for the managing the company is totally appointed by the government. मतलब जो मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर, जो मैनेजमेंट कर रहा है वो भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जा रहा है, वो बाहर से नहीं अपॉइंट, क्योंकि आज इट इज टोटली गवर्नमेंट कंपनी एंड ही एक्वायर्ड द 51% ऑफ द शेयर. तो यहाँ भी मैनेजमेंट हमारा कौन ले कर रहा है? टोटली द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट द्वारा ही हमारा ये मैनेजमेंट हो रहा है. Yes. Next, separate legal entity. Separate legal entity I have discussed so many times. Separate legal entity, as it is fully controlled by the government, but it has a separate legality. The company can purchase their own assets and property. Yes. मतलब अपना अलग से भी प्रॉपर्टी इन हिज नेम में खरीद सकता है और अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा भी सकता है, मतलब एक्सपैंड भी कर सकता है. So here the government company has a separate legal entity. मतलब का अलग से एक separate legal entity है. Here next point, that is the ministry control. Again here the ministry control. Here the government as it is totally controlled under the government. Here there is a political interference is also involved in the government company. क्योंकि यहाँ पर पूरी ministry control as a government company है, as the company has to give accountable in the front of the parliament.
So the total interference was in the hand of the ministry. मतलब यहाँ भी मिनिस्ट्री का कंट्रोल है, वो चाहे तो कोई भी पॉलिसी चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, वो कंपनी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो वो उसके लिए अगर ये मिनिस्ट्री लोग की गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का पूरा इंटरफेरेंस रहेगा गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड रहता है और उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है। क्लियर? सो देयर आर मिनिस्ट्री कंट्रोल आल्सो अंडर द इन द गवर्नमेंट कंपनी। मतलब मिनिस्ट्री में चाहे तो गवर्नमेंट कंपनी का क्या डिसीजन रूल्स है, कितने फाइनेंशियल, वो पूरा मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर? ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एज अ फाइनेंशियल need for the development of the company is provided by the government. So here again the government company can enjoy the financial funds from the government. जितना भी फंड्स का जरूरत होता है वो गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा पाया जाता है। Again if the company needs further financials, they can issue a shares. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं हमको और फाइनेंशियल की जरूरत है तो अपने शेयर्स को भी इशू कर सकते हैं। इवन इफ द रेवेन्यू गेटिंग फ्रॉम द कंपनीज, दे कैन ऑल्सो एंजॉय टू इन्वेस्ट देयर दैट रेवेन्यू फॉर द कंपनी एक्सपेंडिशन। मतलब जो रेवेन्यू लोग अगर अर्न भी कर रहा है, जो हमारे गवर्नमेंट ट्रेजरी के लिए यूज है, ये गवर्नमेंट कंपनी उस रेवेन्यू को भी यूज कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट उसको लगता है कि हाँ हमको कंपनी को एक्सपैंड करना है, अगर फर्दर डेवलपमेंट चाहिए तो वो उस रेवेन्यू को भी यूज कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। क्लियर? तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से समझ में आ गया। जो फाइनेंशियल शेयर्स होता है जो मोस्टली गवर्नमेंट के पास से आता है, और अगर उसको जरूरत है तो वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से भी पैसा लेकर इस कंपनी में लगा सकते हैं ताकि अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सके। क्लियर? सो दिस आर द फीचर्स of the government company. Now come to the next point, that is the merit of the government company. Here the government company, first point, the merit of the government company, that is the administrative autonomy. Here the government company is totally free from the government and the political interference regarding the administration. So if the company required to take any decisions, so government company can able to take his own decisions. मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी को लगता है कि हम अपना डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, तो वो डिसीजन ले। यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मतलब अदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, मतलब जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट रन कर रहा है तो इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी पॉलिसी दे रहा है उसी चीज फॉलो होगा। यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट। The administrative autonomy is taken by the company itself if they decide that जैसे जो भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा होता है वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। क्लियर? ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स here the company's accounts managed and audit is run according to the private sector। जिससे प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी का फंक्शंस मैनेज और ऑडिटिंग होता है, उसी तरह यहाँ भी गवर्नमेंट कंपनी में भी ये पूरा होता है, फंक्शंस चलता है। तो एज ये फंक्शंस चल रहा है तो इससे क्या होता है, हमारा जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको लगता है कि हमको एज ए अकाउंटेबिलिटी मतलब इसको देना पड़ेगा आंसर, तो इससे वो क्या होता है, वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं कि हमको ऐसा डिसीजन ले ताकि हम हर चीज में चेंज हो सकते। वो होता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब तुरंत वो डिसीजन चेंज कर सके ताकि हमको अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सके। मतलब अकाउंट में पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी भी रहे, तो वो हमारा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हुआ हमारे गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि यहाँ पर एज ए मैनेज ऑफ लीडर पूरा प्राइवेट सेक्टर द्वारा हो रहा है। जो भी अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा लेना है। तो देयर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द गवर्नमेंट कंपनी। एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ मीन्स हेयर अगेन द गवर्नमेंट कंपनी has to be own rules and regulations to recruit their own employee। मतलब यहाँ पर भले गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी का अपना एक अलग रूल्स और रेगुलेशंस है जो एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा अपने हिसाब से सैलरी दे रहा है। ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट से वो सिविल सर्विस पेपर्स होता है सर्वेंट जैसा बनता है उस तरह, इसका अपना एक रूल्स और रेगुलेशन है कि किस तरह से एम्प्लॉय को स्टाफ को रिक्रूट करना है और अकॉर्डिंग टू देयर
कंपनी दे डिसाइड देयर सैलरीज टू द स्टाफ। मतलब यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करे वो अपनी सैलरी, मतलब वो अपना अलग एक बनाएगा। ये गवर्नमेंट द्वारा नहीं कि गवर्नमेंट का वो पूरी प्रोसीड्यूर्स फॉलो करेगा तब जाकर वो जॉब पाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपना एम्प्लॉय अपने से रिक्रूट करेंगे, अपने से सैलरी डिसाइड करेंगे और उसी हिसाब से वो अपना वर्क प्रोग्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एफिशिएंट स्टाफ भी आ रहा है क्योंकि कंपनी अपने से डिसाइड करें किससे लेना है किससे नहीं लेना है। क्लियर? नेक्स्ट, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन हियर मीन्स as the company has to run smoothly, to run smoothly then the government has to take some decision, managers skills taken from the private sector। मतलब अपने कंपनी को अच्छे से रन करने के लिए अगर उनको लगता है कि हमारा ये कुछ मैनेजर स्किल्स ये हो रहा है तो वो क्या करते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से कि अगर कुछ मैनेजर स्किल्स हमारे कंपनी की वो एज अ गाइडेंस कर सकते, डिसाइड कर सकते क्या डिसीजन ले ताकि। तो इसमें हम लोग गवर्नमेंट कंपनी एज अ collaboration with also with the private sector to increase the efficiency and the profits of the government company। क्लियर? यहाँ गवर्नमेंट कंपनी का ये भी एक मेन है कि हम आज हमको लगेगा कि हाँ अगर हम प्राइवेट सेक्टर से ले तो हमारा प्रॉफिट मोटिव इंक्रीज होगा तो वो एज अ कोलैबोरेशन हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर से ऑल्सो। So this is also the one merit of the government company that the government company can also make a collaborator with the private sectors also। Clear? Now next come to the demerits of the government company। As we know the merits of the company, government company, we also know what is the demerits of the company। मतलब मेरिट के साथ हमको डिमेरिट्स भी जानना है कि गवर्नमेंट कंपनी में क्या डिमेरिट। फर्स्ट इट इज द ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली मीन्स अगेन हमने भी क्या बोला था, एडवांटेज क्या था कि अपना डिसीजन वो खुद ले सकते हैं, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं रहता है, ये एक मेरिट है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर, मतलब जो ऑटोनॉमी जो पावर दिखाया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनी, यू कैन टेक योर डिसीजन इट्स ओन बट इट इज ओनली शोन इन द पेपर। इसी पेपर में शो किया जा रहा है बट दे आर टोटली इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंपनी। द गवर्नमेंट कंपनी में पॉलिटिकल पार्टी जो मिनिस्टर्स का टोटली इंटरफेरेंस रहता है कि वो कंपनी को कैसे रन किया जाए। तो द ऑटोनॉमी मतलब जो पावर तो डिसाइड किया वो सिर्फ पेपर तक रहता है, लेकिन एक्चुअली में टोटली इंटरफेरेंस रहता है मिनिस्ट्री का और पॉलिटिकल पार्टी का। क्लियर? ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सेम थिंग। So there is also in the government company there is also a political party get interference with the government company. The board of directors which are appointed by the government, it is also appointed by the sometimes the political party also take a decision to appoint this board of directors। मतलब जो board of directors जो हम लोग अपॉइंट करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करते हैं कि इस तरह से हमको बोर्ड ऑफ इस पार्टी को इस लोग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट, तो वो अपना आज मेंबर भेजते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने के लिए। क्लियर? नो कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी। कॉन्टिन्यूटी इन पॉलिसी में मतलब जो पॉलिसी डिसाइड लिया गया है, मतलब एज ए गवर्नमेंट इज द 51% ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इसमें कितने मिनिस्टर सेंट्रल स्टेट का भी गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या है जो पॉलिसी हमारा जो होता है जो बनता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। जैसे प्राइवेट कंपनीज में तो कंपनी एक्ट द्वारा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो, लेकिन यहाँ पे एज अ रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है कंपनी एक्ट द्वारा, लेकिन हमारा जो पॉलिसी वो फिक्स नहीं है क्योंकि डिफरेंट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन वो चेंज हो रहे हैं, एक नया आ रहा है, इसकी वजह से हमारा जो पॉलिसी है वो फिक्स नहीं है। जो न्यू गवर्नमेंट आ रहा है वो न्यू रूल्स बना दे रहा है, जो सीनियर सिटीजन चेयरमैन है उसको उनका ट्रांसफर उनका प्रमोशन लेने के बाद एक नया आ रहा है, वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, इसकी वजह से हमारा जो डिसीजन है पॉलिसी में वो कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसी पॉलिसी की कंटिन्यूसली पॉलिसी चेंज हो जा रहा है। एक नया चेयरमैन आया तो वो नया पॉलिसी चेंज कर दिया, तो ये हमारा एक मेन ड्रॉबैक है जो गवर्नमेंट कंपनी के। अगर पॉलिसी फिक्स रहता है उस वर्क को अगर प्रोग्रेस होता है हमारा उससे कंपनी अर्न ज़्यादा प्रॉफिट करता है, लेकिन पॉलिसी फिक्स न होने का तुरंत पॉलिसी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट अर्निंग बहुत कम होता है। क्लियर? तो दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। मतलब पॉलिसी लगातार नहीं चल रहा है, रेगुलर बेस नहीं चल रहा है, बीच में ब्रेक होकर एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, fear of public accountability। Here again a fear of public accountability। Again the government company has to be give a accountability in the parliament। पार्लियामेंट में अपन दिखाना का क्या डेवलपमेंट क्या अर्न प्रॉफिट हुआ,
तो इस वजह से अगर कंपनी को कुछ लॉस हो तो कंपनी क्या करता है, अपने कुछ शेयर्स को भी बेच सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। तो इसमें अगर इसके बारे में क्लियर रहता है कि हम लोग इस तरह से प्रॉफिट अर्न करें ताकि हम लोग अपने पार्लियामेंट को जवाब दें, मतलब मिनिस्ट्री जो अपने को जवाब दे ताकि हम लोग क्या किया इस कंपनी में, मतलब जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल हेल्प मिला है, जो बजट मिला हमको, तो उसको शो तो करना है कि आज आपको कैपिटल मिला है तो उसको दिखाना है कि हमने इसको कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो एक मन में डर रहेगा अगर आपने सही जगह यूज किया तो वो अच्छा है, अगर नहीं जगह तो देन यू हैव टू बी आंसर वेयर यू हैव इन्वेस्ट द कैपिटल, मतलब आपको जो कैपिटल मिला है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि आपने कहाँ उसको इन्वेस्ट किया है, किस जगह पे इन्वेस्ट किया है। क्लियर? तो देयर इज आल्सो अ फियर इन द माइंड ऑफ द पब्लिक owners that they have to be accountability in the form of parliament, that you have to be answered whether you have to make a where you have invested the fund in which place, whether the company has to earn a development or not. Clear? So these are the forms of the public sectors. There are three forms of the public sector: departmental, public, and the government undertaking. Clear? So then come to the next topic. That is the last topic of this chapter. That is the changing the role of a public sector. So what are the government take? Why the government has changed take a change in the role of the public sector? And the public sector has made for the economic development of the country. In the company has to learn a huge due to the not proper planning, inexpertise managers, inefficient workers की वजह से public sectors में हमको लॉस अर्न हुआ है। गवर्नमेंट ने क्यों पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया, क्योंकि क्या क्या पॉलिसी था हम लोग पढ़ेंगे डिस्कस, लेकिन क्यों क्या जरूरत हो गया कि हम सेक्टर से आज प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग की जो प्रॉपर प्लानिंग थी, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जो प्रॉपर प्लानिंग थी वो नहीं हो पा रहा था। इनएफिशिएंट वर्कर, बहुत स्टाफिंग थे, मतलब स्टाफिंग बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब जितना वर्कर्स ज़्यादा थे उससे ज़्यादा में हो, तो इससे क्या हमारी कंपनी बहुत ही ह्यूज लॉसेस में हो रहा था। गवर्नमेंट कंपनी एकदम लॉस रन कर रहे थे जिससे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, एज ह्यूज लॉसेस होते जा रहे थे, जिससे गवर्नमेंट को बहुत सा लोन्स ऊपर डेप्थ चढ़ गया, जिसकी वजह से उनको ये कुछ पॉलिसी उनको अप्लाई करना पड़ा ताकि उनको प्रॉफिट अर्न कर सके। उन्होंने देखा भी एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर से वही सेक्टर हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्निंग हो रहा है, वही सेम कंपनी एज अ मोर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करे तो हमारा लॉस हो रहा है। तो उन्होंने को लगा कि एज अ प्राइवेट सेक्टर से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर से एंटरप्राइज ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं हम लोग पब्लिक सेक्टर को बंद करके प्राइवेट सेक्टर अर्न करें। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैज टू गवर्नमेंट कंपनी हैज टू फेस, sector units has to face. That's why the government decided to change some of the policy regarding the public sector. उन्होंने कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। The policy regarding the public sector enterprise. The first policy is the government policy towards the public sector since 1991. तो since 1991 में देखा गवर्नमेंट कि हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस हुआ, जिससे हमारा कंपनी नहीं लेगा। उन्होंने एक नया पॉलिसी बनाया सिंस 1991 में। फर्स्ट पॉलिसी, रीस्ट्रक्चर एंड रिव्यू द पोटेंशियल वाइबल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। रीस्ट्रक्चर मतलब उस कंपनी को फिर से रीस्ट्रक्चर करे और रिवाइव करे ताकि हमको एक वाइबल पब्लिक सेक्टर यूनिट मिले, मतलब जिसको देखे जो उस कंपनी लगे कि हाँ उससे हमको प्रॉफिट अर्न करता, उस कंपनी को फिर से रीस्ट्रक्चर कर, मतलब फिर से नया एक न्यू फॉर्म में बना के और उसको फिर से अकाउंट को रिवाइव करके एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाए। क्लियर? तो फर्स्ट रूल का ये था। सेकंड, क्लोज डाउन द पब्लिक सेक्टर एंड मेंटेन द रिवाइव विच कैनॉट बी रिवाइव, मतलब उस सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्लोज कर दे जिसका रिवाइव नहीं हो पा रहा। मतलब एक रिवाइव करना बहुत ही ज्यादा खर्चा पड़ा, बहुत ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट ने उस कंपनी को टोटली क्लोज डाउन कर दिया कि आज हम उसको रिवाइव नहीं करते, उसको फिर से रिफॉर्म नहीं कर सकते। दैट इज बेटर टू क्लोज डाउन दैट। क्लियर? नाउ ब्रेक डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल द नॉन स्ट्रेटेजी पीएसयू टू पब्लिक सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट की इक्विटी था उसको उन्होंने कहा तो उसको हम लोग एज अ पब्लिक सेक्टर्स में भी सेल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की इक्विटी शेयर्स था उसकी 26% पब्लिक सेक्टर यूनिट में सेल्स करेंगे, बाकी सब हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज कराएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, फुल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। एक और पॉलिसी लगाया कि हम लोग
वर्कर का फुल प्रोटेक्ट देंगे। हम लोग जो भी वर्कर्स हमारे कंपनी उसको हमको फुल प्रोटेक्शन देंगे। विदाउट फुल प्रोटेक्शन वी विल कंपनी नहीं, जो भी वर्कर्स हमारे का उसको हमको फुल प्रोटेक्शन। ये भी एक नया पॉलिसी बना था हमारे क्लियर। The next policy, that is the reduction in the number of the industries reserved for the public sectors from 17 to 8 and then 8. हमारे जो नंबर ऑफ रजिस्ट्री जो हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे पब्लिक सेक्टर, पहले हम लोग कितने कंपनी थे? 17 कंपनी था। तो उस 17 कंपनी से 1991 में वो रिडक्शन कर कंपनीज हो गया था पब्लिक सेक्टर, लेकिन आफ्टर 2001 ओनली 3 कंपनीज कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर यूनिट। मतलब रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, रिडक्शन कर दिया इंडस्ट्रीज, इतना ज्यादा लॉसेस हुआ था। तो गवर्नमेंट का फाइनली क्या डिसाइड किया कि जो 17 से था 1991 में 17 से 8 आ गया और 2001 से 2003 में आ गया। मतलब 2001 में हमारा टोटली पब्लिक सेक्टर यूनिट ओनली 3 आर विच आर atomic energy, arms and ammunition. Only these are the companies which comes under the public sector unit. Clear? And other are transferred into the public sector unit. मतलब ये 17 कंपनियों में जो पूरा में only 3 companies were come under the public sector, while others were closed down. और सब आपको उसको प्राइवेट में सेक्टर पे कन्वर्ट कर दिया, उसको टोटली किया। Now third, that is the disinvestment of shares of the state of a public enterprises. Now disinvestment of shares, जो हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट में जो शेयर्स इन्वेस्ट करे थे उसको बोला गया उसका रिडक्शन करेंगे और हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में शेयर्स को इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखा जा रहा है एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इज अर्निंग मोर प्रॉफिट। उस कंपनी से हमको ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करके हम लोग मोर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में। क्लियर? दिस इज द थर्ड पॉलिसी फॉर द चेंजिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। फोर्थ इज द पॉलिसी रिगार्डिंग द सिक यूनिट टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ना क्या पॉलिसी बनाया? पॉलिसी रिगार्डिंग द सिक यूनिट, मतलब देखा सिक यूनिट मतलब बहुत ही कम लॉस का, बहुत कम हो रहा है उसको। अब जो उसको देखा जा रहा है जो कंपनी हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब फिर से स्टार्ट करके हमको प्रॉफिट होगा, उसी कंपनी को उन्होंने रिस्टैब्लिश किया। और जो देखे एकदम से बेकार है उसको टोटली क्लोज डाउन किया। तो दिस इज द फोर्थ पॉलिसी रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर टू क्लोज ऑल द सिक इंडस्ट्रीज विच कैन नॉट रीस्टैब्लिश। मतलब देखा गया जो सिक इंडस्ट्री उसी सिक इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जो उसमें हमको ह्यूज प्रॉफिट होता है। मतलब उसको कन्वर्ट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है तभी हम उस इंडस्ट्रीज में फिर से रीस्टैब्लिश करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज हम दूसरे 6 यूनिट में अपना हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, दिस इज ओवरऑल कंप्लीट द टॉपिक ऑफ द थर्ड चैप्टर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। नाउ in this chapter, private sector I have already discussed in the second chapter. Only public enterprises I will discuss in this chapter. Global enterprises is omitted from your syllabus. So only the public enterprises I will discuss in this video, and the private enterprises already I have discussed, and the global enterprises. This is the end of the third chapter. Clear? Thank you.